नमस्कार। हेल्थ डॉक्टर कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं वर्षा चौहान। हेल्थ डॉक्टर कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी मधुमेह के बारे में। मधुमेह के आंकड़े निरंतर भारतवर्ष में बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़े 7 करोड़ को पार कर चुके हैं। इसका मुख्य कारण है हमारी बिगड़ी हुई जीवन शैली, हमारा खान पान, तनाव, आनुवांशिकता। मधुमेह एक बहुत बड़ी समस्या है और ये कई सारी गंभीर बीमारियों का प्रवेश द्वार भी है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम समझेंगे कि मधुमेह क्या है और कैसे हम अपनी अच्छी जीवन शैली और बढ़िया खान पान से हम ये जंग जीत सकते हैं। इस पे विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमने सादर आमंत्रित किया है डॉक्टर अर्जुन सिंह को, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं रिपन हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस प्रोग्राम में। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि आज का हमारा ये प्रोग्राम फ़ोन इन है और लाइव है। हमारा फ़ोन नंबर है 28000177 28000178, शिमला का STD कोड 0177। तो डॉक्टर साहब, हम आज बहुत ही गंभीर समस्या यानी डायबिटीज़ पे बात कर रहे हैं और ये माना जाता है कि ये बहुत सारी गंभीर बीमारियों का प्रवेश द्वार भी है। तो हम और इसके आंकड़े भारतवर्ष में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो आप इसको कितनी गंभीर समस्या मानते हैं इस समय भारत के लिए? मैडम, इंडिया के लिए तो डायबिटीज़ इसका एक ही क्यूर फीचर में इंडिया विल बी दी डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। अच्छा। हम दुनिया की मधुमेह की राजधानी बनने जा रहे हैं और उसका सबसे जो मुख्य कारण है वो हमारी चेंज इन दी डाइटरी हैबिट्स, हमारे खान पान का जो तरीका है उसमें बदलाव। दूसरा, हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हुई है। उस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लोगों में आरामदायक जो ज़िंदगी है अब जो लोगों ने अपनानी शुरू कर दी है और मशीन से ज़्यादातर वर्क होता है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते और जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ये कारण रहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। खासकर की जो हमारी यंग जनरेशन है वो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड में जा रहे हैं, इरिटेड कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। फिर उसके ऊपर जो मीडियोकर एज ग्रुप में है वो लोग व्हीकल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। थोड़ी सी दूर जाना है तो भी व्हीकल ही यूज़ कर रहे हैं। मोरोवर गाड़ियों का ही बहुत ज़्यादा। उससे क्या पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है पर साथ साथ डायबिटीज़ भी बढ़ रही है। तो इसके लिए काफ़ी हम लोगों को अपनी डाइटरी हैबिट्स और हमारे जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको काफ़ी तरह से हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो भारत होगा वो नंबर 1 पे होगा डायबिटीज़ को लेकर। अगर जैसा प्रेजेंट सिनेरियो मैम, तो प्रोबेबली हम नंबर 1 शायद होंगे भी, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी ऐसे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी डायग्नोस ही नहीं हुए हैं जी। उनको लोगों को अपना डायबिटिक स्टेटस ही नहीं पता है। तो कुछ स्टडीज ऐसा भी बोलते हैं कि अगर हम सारे इंडियंस को स्क्रीन करें तो मे बी हम लोग डायबिटीज़ में नंबर 1 आ जाएं। जी। तो डॉक्टर साहब, क्या आप अवेयरनेस को भी एक इसमें कारण मान सकते हैं कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है? अगर उनको पहले से वो अवेयर हों कि ये कारण रह सकते हैं डायबिटीज़ की तरफ जाने के, तो उनमें अवेयरनेस हो तो वो शायद डायबिटिक ना हो, जैसे जो प्री डायबिटिक स्टेज पे है जो लोग। तो क्या ये अवेयरनेस की भी कमी से हो सकता है? मैम, अवेयरनेस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्चुअली अवेयरनेस से क्या है कि अगर कोई डायबिटिक है तो वो अर्ली डायग्नोसिस से अपनी लेट टर्म कॉम्प्लिकेशन मतलब डायबिटीज़ होने के 10 साल के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आनी है उसको प्रिवेंट कर सकता है। दूसरी तरफ जो लोग प्री डायबिटिक हैं, अगर उनको स्क्रीन कर लें तो उनको सही समय पे अगर हम डाइटरी और फिजिकल एक्टिविटी सही से करें तो उनकी डायबिटीज़ को हम डिले कर सकते हैं। मतलब ऐसा भी देखा गया है कि कुछ प्री डायबिटिक्स अगर सही से डाइट और एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी डायबिटीज़ 10-10 साल तक डिले हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट खेल ही इसमें डाइट और एक्सरसाइज का है। जी। तो कितनी तरह की होती हैं, हम डायबिटीज़ की बात करें तो कितनी तरह की डायबिटीज़ देखी जाती है? ऐसे तो मैम बहुत सारी डायबिटीज़ हमने डिस्कवर कर ली है, टाइप ऑफ डायबिटीज़। बट अगर जनरल पब्लिक के लिए हम ऐसे ग्रॉसली देखें तो 2 तरह की ही डायबिटीज़ मेन मानी जाएगी। एक टाइप 1 डायबिटीज़ रहेगा, एक टाइप 2 डायबिटीज़ रहेगा। टाइप 1 डायबिटीज़ यूजुअली यंग एज में और लीन एंड थिन लोगों में होगा। वो एक ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से होगा। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनेंगी जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो पेशेंट का इंसुलिन का रिजर्व ही खत्म हो जाएगा। तो वो ऐसे पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट इंसुलिन से ही चलेगा। कोई मेडिसिन उन पे काम नहीं करेगी। पर जो टाइप 2 डायबिटिक है जो कि सबसे ज़्यादा है, टाइप 1 तो बहुत ही कम मिलेंगे, टाइप 2 जो मेजॉरिटी में है
वो लोग थोड़े से डिफरेंट है। उन लोगों में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा इंसुलिन बनाने का रिजर्व है वो तो प्रिजर्व्ड है अभी, पर इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अच्छा। बिकॉज हम लोगों ने वेट गेन कर लिया, हम लोगों की लाइफस्टाइल सीडेंट्री है, हम लोगों की लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, तो उससे क्या हो रहा है कि अगर एक नॉर्मल बंदे को थोड़ा सा थोड़ा लेवल का इंसुलिन चाहिए, उस पेशेंट को बहुत ज्यादा इंसुलिन चाहिए शुगर को नॉर्मल करने के लिए, तो दे लैंड अप इनटू डायबिटीज। ठीक है, तो इंसुलिन बनाने की मशीन ठीक है अभी, बट वो मशीन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है टू अचीव दैट ग्लाइसेमिक कंट्रोल, जो एक नॉर्मल आदमी के लिए उतना उसको काम नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। तो ये तो बेसिक सा एक डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 में। तो जो टाइप 1 के जो पेशेंट रहते हैं टाइप 1 डायबिटीज के, तो उनको किस तरह के लक्षण उनके, आपने बताइए ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। मैम टाइप 1 जो है आपको यूजुअली यंग एज में मिलेगा, जैसे इट कैन कम एज अर्ली एज लाइक लेस देन 5 years 10 years, किसी भी एज में आ सकता है। हाँ, मतलब हम कहते हैं जनरली लेस देन 21 years हम मान के चलते हैं कि वो टाइप 1 डायबिटिक होगा। अच्छा। सो ही विल हैव लाइक उसको बहुत ज्यादा ब्लड शुगर लेवल रहेंगे, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वेट लॉस हो जाएगा, तो वेरी लीन एंड थिन, और शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा 400-500 की रेंज में रहेंगे, और दे मे कम इनटू डायबिटिक कोमा आल्सो। एक डायबिटीज की बहुत जानलेवा कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम डायबिटिक कोमा या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। सो मोस्टली दे इवन कम विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो एंड दे आर जनरली मैनेज विद लाइफ लॉन्ग इंसुलिन। अच्छा, उनको लाइफ लॉन्ग आपको इंसुलिन पे ही रखना पड़ता है। दे रिक्वायर इंसुलिन। अच्छा। उनके लिए अभी के लिए मतलब हम बोलें कि देयर इज नो ऐसा ट्रीटमेंट। बहुत सारे ट्रायल हुए कि पेनक्रियास ट्रांसप्लांट करके या कुछ, बट कोई सक्सेसफुल नहीं है। सो ओनली ट्रीटमेंट फॉर देम एट प्रेजेंट इज इंसुलिन। पर उसके जो ऐसे लोग हैं उनकी मात्रा बहुत कम है कंपैरेटिवली। वो एक्चुअली कोई वायरस आपकी बॉडी में गया, उससे एंटीबॉडीज बनाई, वो एंटीबॉडीज रिएक्ट हो गई, उस वजह से होता है वो। और अगर आपके माता पिता को इस तरह का डायबिटीज है, लाइक डायबिटी 1 है, अगर टाइप ऑफ डायबिटी 1 है, तो क्या उसको ये लगता है हमें कि यंग में हो रहा है तो हेरिडिटरी होगा। इट इज नॉट हेरिडिटरी। अच्छा, वो हेरिडिटरी नहीं, वो मैंने बताया ना ऑटो इम्यून है। राइट। आपको किसी को भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हुआ उसके बाद वो डायबिटीज हो जाएगी। हाँ। तो वो एंटायरली डिफरेंट थिंग है। अच्छा। हमारा जो मेन फोकस है वो टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज का प्रॉब्लम क्या है कि जनरेशंस में दिखेगा। अच्छा। है ना, ऐसा भी हो सकता है मदर फादर को है तो उनके बच्चों को नहीं होगा, पर अगली जनरेशन को आ सकता है। इट मे कम इन थर्ड जनरेशन आल्सो, है ना, देयर मे बी स्किपिंग ऑफ जनरेशंस। दूसरा, टाइप 2 डायबिटीज इज प्रिवेंटेबल। अच्छा, उसको मतलब प्रिवेंट किया जा, बचाव है। हाँ, बचाया जा सकता है अगर सही तरीके से उसको हम अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करें तो इट कैन बी प्रिवेंटेड। मतलब अगर हम अपनी जीवन शैली को सही तरीके से रखें और खान पान अपना सही रखें तो उसको बचाया जा सकता है, बचाव हो सकता है। प्रिवेंटिव है मैडम, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट कुछ लोगों में इसको हम मतलब कंट्रोल कर सकते, अच्छे मतलब डायबिटीज होने से रोका जा सकता है जी। कोई वो नहीं है मतलब। तो आप जैसे आप इसको बता रहे हैं कि इसके मुख्य जो आप कारण बता रहे हैं वो है एक हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो आपने बताया, और हमारा खान पान। लोग बहुत इस तरह की चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि आपने बताया इरिटेटेड जो हमारी ड्रिंक्स होती हैं और बर्गर्स, पास्ता, पिज़्ज़ा, क्या ये भी इनका भी रोल रहता है? एक्चुअली बहुत सारे कारण हैं डायबिटीज, कुछ जेनेटिक रहेंगे, कुछ डाइटरी, स्ट्रेस हो गया, बट जो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो मुझे लगता है, जो मैं कॉमन जो देखता हूँ कि सडन वेट गेन, किसी का अचानक से वजन बढ़ा, कि जैसे अभी लॉकडाउन था तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, घरों में ही थे, बहुत सारे बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारा वेट गेन किया एंड दे लैंड अप इनटू डायबिटीज। तो मोस्टली मतलब अगर सडन कोई वेट गेन करता है तो ही मे लैंड अप इनटू डायबिटीज अर्ली। बट अगेन इफ यू हैव लाइक आपकी डाइटरी हैबिट्स खराब है, अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा है, स्मोकिंग कोई ज़्यादा करता है, या फिर किसी का स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तो ही कैन लैंड अप इनटू डायबिटीज एनी टाइम इन हिज लाइफ। अच्छा, और स्ट्रेस भी एक मुख्य कारण हम मान सकते हैं, तनाव जिसको कहते हैं, और नींद का ना आना या कम सोना, उसको भी क्या इसकी एक वजह मान सकते हैं? मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर आपको बताऊं तो मैं स्ट्रेस को नापता ही स्लीप से हूँ। अच्छा। कि इफ अ पर्सन, कोई लोग बंदा कोई अगर सोने जा रहा है, इफ ही गेट स्लीप विद इन हाफ एन आवर या विद इन 15 मिनट्स ऑफ गोइंग टू बेड, तो वो इज स्ट्रेस फ्री समहाउ। बट अगर इफ यू हैव डिफिकल्टी इन गेटिंग स्लीप, इफ यू हैव अ डिस्टर्ब स्लीप, देन यू हैव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। एंड स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो कोई भी बीमारी कर सकती है। आप डायबिटीज बोल सकते हो, आप ब्लड प्रेशर बोल सकते हो, इवन कैंसर बोल सकते हो, एनी कोई भी बीमारी उसको आप स्ट्रेस से रिलेट कर सकते हो।
और उसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखते हैं जो कि स्मोकर हैं, अल्कोहलिक है, स्टिल 90 इयर्स दे आर फाइन। बट वी ऑल्सो सी सब ऐसे पेशेंट जो 30 साल के हैं, कोई स्मोकिंग नहीं करते, कोई गंदी डाइटरी हैबिट्स नहीं है, बट दे डेवलप कैंसर्स। सो देयर इज अ वेरी वेरी बिग रोल ऑफ स्ट्रेस। और डायबिटीज में स्ट्रेस का तो बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ हो गई है, जिनको मधुमेह हो गया, तो उनके शरीर में किस तरह से बदलाव आते हैं और किस तरह से बीमारियां, किस तरह की बीमारियां उनके शरीर को और उनके अंगों को प्रभावित करती हैं? डायबिटीज़ का मैम ऐसा है ना, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो डायबिटिक है। अभी भी अगर हम एक स्क्रीनिंग हम कई बार जैसे स्क्रीन करते हैं तो रैंडमली भी 15-20 में से 1 या 2 लोगों को डायबिटीज़ निकल जाती है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट अवेयर। प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोगों में कोई सिम्टम ही नहीं आएगा, उनको पता ही नहीं लगेगा उन्हें डायबिटीज़ है। पर जो कॉमन सिम्टम लोगों में आते हैं वो आता है कि सबसे ज़्यादा प्यास लगेगी। अच्छा, ठीक है। अब जब प्यास लगेगी तो लोग पानी पियेंगे, उनको फिर यूरिन भी बहुत आएगा, तो उन्हें लगता है कि पानी पी रहे इसलिए बाथरूम आ रहा है। और वो बेसिकली ग्लूकोज फिल्टर हो रही है किडनी से, इसलिए हमारा जो है किडनी का काम ज़्यादा हो गया है। अच्छा। तो वो जल्दी से पेशाब आएगा। ठीक है। और वेट लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है, वेट लॉस। तो बहुत सारे लोगों को तो जो यंग जनरेशन है उनको लगता है चल वेट कम हो रहा है, अच्छी बात है, बट दिस इज वेरी रॉन्ग, है ना। दिस इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि आप अपने बॉडी में, कैटाबॉलिज्म का ऐसा समझ लो कि मेनली जैसे प्रोटीन्स हैं उनका लॉस हो रहा है, आपकी बॉडी से जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जा रही है। तो इफ यू आर इनटू अ कैटाबॉलिक स्टेट एंड डायबिटिक, देन यू कैन लैंड अप, आपको कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई भी बीमारी, जैसे किडनी फेलियर हो गया, आपके दिमाग में जो बीमारी आ रही है ना, डायबिटिक पेशेंट को वो हो सकती है अगर उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है। अच्छा। पर एक सबसे अच्छी बात इस बीमारी की क्या है कि अगर आपके ब्लड शुगर कंट्रोल है, अगर आपकी डाइटरी हैबिट सही है, अगर आपका लाइफ क्या कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी एडिक्वेट है, तो 50 इयर्स तक भी ऐसे पेशेंट जिनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। सो इट इज अ टू वे स्वॉर्ड ना। इफ अगर आप इसको सही तरीके से ट्रीट करोगे और पेशेंट अपने आप में उसको ट्रीट के साथ साथ पेशेंट अपने लाइफ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेगा, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। और अगर आपने इसको ढील दे दी या इसको इग्नोर कर दिया तो एनी कॉम्प्लिकेशन यू कैन डेवलप। सही बात है। खान पान की बात करें डॉक्टर साहब, क्योंकि इसका बहुत महत्व है मधुमेह में, तो बताएंगे किस प्रकार का खान पान होना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है ना कि जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, अच्छा शुगर हो गई तो बोलेंगे केला नहीं खाना, आम नहीं खाना, चावल नहीं खाने, फिर वो करेले का जूस पियेंगे कि कड़वा होता है। तो ये सब कुछ नहीं। अच्छा। आपको सब कुछ खाना है। देखिए आप हमारे को बहुत नई बात बता रहे हैं, एक सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, खाना सब कुछ है। अच्छा। आपको उसकी क्वांटिटी कंट्रोल करनी है। अगर हम उसमें जाएं तो कैलोरीज आपने बेसिकली कंट्रोल करनी है। तो कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसका आम खाने का मन कर रहा है, आम सीजनल फ्रूट आया है ना, जैसे गर्मियों में आम आता है, तो ही कैन टेक। पर ऐसा नहीं कि 4 आम खा लिए, 1 आम खा सकते। वो सोचता है मैं केले खाने, 4 केले नहीं खाने, 1 केला खा सकते। अच्छा। ठीक है। चावल खा सकते, सब कुछ खा सकते। अच्छा, आपको क्वांटिटी कम खानी। और इससे ब्लड जो उसका शुगर लेवल्स हैं, उसके ब्लड शुगर लेवल्स है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखो ट्रांजिएंटली शुगर लेवल्स राइज करेंगे, पर बॉडी अपने आप में एक बेसल इंसुलिन का लेवल होगा। अच्छा। वो ड्रग्स पे भी वो अपने आप मैनेज कर लेगी। पर अगर आप बहुत ज्यादा खा लोगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल डेफिनेटली कंट्रोल से ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, और कोई चीज़ अगर आप रोज़, जैसे अब चावल की बात हम कर रहे हैं, तो अगर कोई किसी को डायबिटीज़ ऑलरेडी है पर वो चावल खा रहा है, रोज़ खा रहा है, तो क्या? अब मैम खेल चावल का भी क्वांटिटी में आता है। अच्छा। अभी मैं कॉन्फ्रेंस में गया था तो वहाँ पे डिस्कशन थी कि जो हमारी रोटी है ना, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है, वो ज़्यादा शुगर करती है एज कम्पेयर टू चावल। अच्छा। अभी ये स्टडीज भी चल रही हैं। अच्छा। ठीक है। तो कम क्वांटिटी में अगर चावल खाए जाएं कोई नुकसान नहीं है। अब पेशेंट क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कि जी मीठा नहीं खाना, केला नहीं खाना, वो क्या करता है, वो 5-5 रोटी खाता है है ना, और ब्लड शुगर 400 होते हैं। वेरी राइट। तो हमें संतुलित खाना है। और दूसरा डायबिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट है कि भूखे नहीं रहना। अच्छा, भूखे बिल्कुल नहीं रहना। बिल्कुल, दैट वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। क्योंकि भूखे रहने से क्या होगा, आप मेडिसिन पे हैं, आपने खाना नहीं खाया, आपके शुगर लेवल फॉल कर सकते हैं। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल एक लिमिट से नीचे आते हैं, आपको मिर्गी का दौरा आ सकता है। ठीक है, हार्ट अटैक हो सकता है।
तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो बहुत देर भूखा नहीं रहना और बहुत ज्यादा नहीं खाना। राइट। पर खाना सब कुछ है। खाना सब खाना कुछ सब है। कुछ अच्छा, और है। खाना कब कब है ये बताएं। तो मैं जो अपने पेशेंट्स को मतलब अब ये एक तरह का इंडिविजुअलाइज्ड है, हर लोगों का अलग है, सबका काम को कोई लोग जैसे कोई सपोज नाइट में काम करता है तो वो रात को खाएगा, दिन में सो रहा है। बट एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जो डायबिटिक है उसकी लाइफस्टाइल किस तरह से होनी चाहिए कि 8 से 9 के बीच में आपको ब्रेकफास्ट करना है। 8 से 9 के बीच में यू कैन हैव ब्रेकफास्ट जो आपके घर में बनता है, ये नहीं कि यही खाना है, ये नहीं, एनीथिंग। अगर परांठा, चलो एवरीडे परांठा इज नॉट गुड, बट स्टिल अगर है तो यू कैन टेक आधा परांठा, एक परांठा, वेरी लिमिट अमाउंट में। अच्छा। ठीक है ना। एक दूसरी हैबिट डालनी चाहिए, अगर चाय पीने की किसी को आदत है तो उसकी एक हैबिट डालनी चाहिए कि शुगर फ्री, कुछ चाय में शुगर डालनी नहीं। अच्छा। कुछ लोग करते हैं कि वो शुगर फ्री डाल लेते हैं, मीठ, कुछ नहीं डालना। अच्छा। आप 21 डेज तक अगर आप फीकी चाय पियोगे आपको वो मीठी लगेगी। अच्छा। बॉडी अडेप्ट कर, हमारे टंग के रिसेप्टर अडेप्ट कर लेते हैं। आप 21 दिन तक फीकी चाय पियोगे आपको 22वें दिन वो मीठी लगेगी। ठीक है। फिर 11-12 बजे के आसपास यू कैन टेक सम फ्रूट। अच्छा। फ्रूट बहुत ही जरूरी है। फ्रूट बहुत जरूरी है। फ्रूट खाना ही खाना है और सीजनल फ्रूट खाना है और कोई भी फ्रूट खाना है। अच्छा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये मिथ निकाल दे। लोग क्या करते हैं, खाते ही नहीं है, केला नहीं खाएंगे, हाँ, ये नहीं खाएंगे, है ना, पपीता ही खाते हैं, पपीता ही खाते रहेंगे। तो एनी फ्रूट यू नीड, क्योंकि फ्रूट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। वो आपके डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करते हैं। फिर यू कैन हैव लंच लाइक आफ्टर 1 से 2 के बीच में लंच कर लिया, है ना। फिर 3 से आपको अपने लंच में भी जो आपका है उसमें भी संतुलित आहार ही हाँ, खाना है। मतलब मैं आपको बताऊं तो मेरा तो ये कंसेप्ट रहता है कि 2.5 चपाती आपकी सीलिंग है, इससे ऊपर नहीं खानी। 2.5 रोटी। अगर आप 2.5 रोटी नहीं खा रहे, 2 रोटी खा रहे हो, थोड़े से चावल खा लो, है ना, थोड़ी सी कर्ड, सब्जी, दाल, दैट्स इट। फिर इवनिंग में 4-5 बजे के आसपास आप चाय पी सकते हैं। प्रेफर करनी चाहिए ग्रीन टी पी लो या सिंपल ब्लैक टी पी लो, बट यू शुड डेवलप अ हैबिट कि बिना शुगर के, बिना चीनी के पीनी। अच्छा, मतलब एक आदत बनानी चाहिए, बहुत अच्छी आदत रहती है। क्योंकि क्या होता है कि चीनी जो है ना, शुगर जो खा लेते हैं हम चाय के साथ, वो 3-4 चाय पीने से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है शुगर की, तो वो हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। और फिर डिनर जल्दी कर लेना चाहिए 7 से 8 के बीच में। अच्छा, है ना। और जो लोग जल्दी ना कर सके डिनर, उनके लिए ये एक हैबिट बनानी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना, डॉक्टर साहब के ऑफिस में बिजी हैं, घर नहीं पहुंच पाएंगे समय पे, तो वो क्या 8 से 9 बजे का जो समय है, मतलब एक्चुअली जो बोला जाता है ना कि डिनर और स्लीप के बीच में आपको 2 घंटे का गैप देना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट हैव अ साउंड स्लीप, आपकी नींद खराब रहेगी। तो फिर बहुत ज़्यादा डिले करोगे तो प्रॉब्लम है। अब जिसको डायबिटीज़ है, सीधा सा फंडा आप समझो ना, 8, 11, 1, 5, 7, आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स आप थोड़ी सी मील खा रहे हो, राइट, थोड़ा थोड़ा, बस ये करना ही बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि शुगर लेवल कम आएंगे, नेचुरली शुगर लेवल कम आ जाएंगे। ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं रहती अगर वो डाइट सही से करें तो। जी। और हम जो नट्स की बात करते हैं और फैट्स की बात करते हैं, तो जैसे घी हो गया, तो क्या वो भी लिया जा सकता है? अब घी का बड़ा इम्पोर्टेंट है मैम। तो घी में ना, मैं तो पेशेंट को बोलता हूँ कि 1 चम्मच खा सकते हैं हर मील में, या फिर नहीं, जैसे डिनर में ले लो या किसी एक मील में 1 चम्मच। क्योंकि हमारे हिमाचल में या इंडिया में आप देखो ना, विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी है एंड इट इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो थोड़ा सा फैट डाइट में चाहिए। बट हाँ, अवॉइड किसको करना है, जो ये ओवर, जैसे समोसे तलते हैं ना, एक तेल को बहुत बार गर्म करते हैं जी, उसको हम हाइड्रोजिनेटेड फैट बोलते हैं। हाँ। वो खतरनाक है। अच्छा। तो अगर आपको किसी को, जैसे कोई बहुत देर से तेल को गर्म कर रहा है, जो मार्केट में जैसे कढ़ाई तेल, वो बहुत डेंजरस है, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। उसको अवॉइड करना है, उसके बदले का आप घी खा सकते हैं। वो बहुत ही, मतलब वो इज डेडली। इसमें जो समोसे हैं, आपने बहुत ही, अगर किसी का मन है, अपना घर पे खुद बना लो, उस तेल को गरम करो, उसमें समोसा फ्राई करो, बट डोंट यूज दैट ऑयल आफ्टर दैट। अच्छा, एक बार आपने जो आपने तेल यूज कर लिया, वो अवॉइड करना चाहिए। यूज नहीं करेंगे। हाँ, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कॉस्ट का इफेक्ट पड़ेगा इसमें, बट उसको रीयूज करना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत डेंजरस है। जी। हम डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब इसमें, तो डायग्नोसिस कैसे होता है इसका? अच्छा, और एक और बात कि ब्लड शुगर लेवल्स जो होते हैं, ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ये
कितने होने चाहिए? एक्चुअली जो हम घर पे मशीन से करते हैं वो वैलिड नहीं है, क्योंकि उसमें एरर आने का चांसेस बहुत है। तो जो अच्छी लैब है जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है वहीं पे कराने चाहिए। अच्छा। इसमें 4 पैरामीटर हैं। एक तो फास्टिंग शुगर, और फास्टिंग भी ऐसा नहीं कि 15 घंटे फास्टिंग, 8 आवर्स फास्टिंग। अच्छा। 8 घंटे भूखे रह के आपने ब्लड टेस्ट कराना है। इट शुड बी लेस देन 126। फिर उसके बाद खाना खा के 2 आवर्स के बाद इट शुड बी लेस देन 200। और एक टेस्ट आता है HbA1c, वो आपका पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर की एवरेज बताता है। सो इट शुड बी लेस देन 6.5। 3। चौथा रैंडम शुगर, इट शुड बी लेस देन 200, तो आप नॉन डायबिटिक है। और डायबिटीज के लिए अगर रैंडम मोर देन 200 विद सिम्टम्स, फास्टिंग मोर देन 126, खाना खाने के बाद मोर देन 200 और HbA1c मोर देन 6.5, इन 4 में से अगर 2 पैरामीटर पेशेंट फुलफिल करता है देन वी लेवल हिम डायबिटिक। अच्छा। ऐसा नहीं करना चाहिए एक बार शुगर देखी 400 आ गई और डायबिटीज है और सब कुछ शुरू कर दिया। एरर कैन बी देयर। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी कई बार रैंडम शुगर 200 250, जब हम इवेल्युएट करते हैं तो दे डेलेंट नॉन डायबिटिक। अच्छा। और कुछ डॉक्टर साहब ऐसे भी पेशेंट्स देखिए जो बार बार इसका टेस्ट करवाते रहते हैं, बार बार करवाते रहेंगे। और कितने समय की बात होना चाहिए, इंटरवल कितना होना चाहिए? ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। अच्छा। सपोज कोई इंसुलिन के ऊपर है पेशेंट या टाइप 1 है, उसको वो फ्रीक्वेंटली मेजर कर सकते हो। बट जो नॉर्मल जो हमारे बल्क ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर उनका HbA1c जो हमारा टारगेट रहता है लेस देन 7 है, तो उन्हें फ्रीक्वेंटली शुगर मॉनिटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे कैन मॉनिटर वेन एवर दे फील लाइक, इवन 3 मंथली दे कैन मॉनिटर, एंड ब्लड इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन इवन 2 ईयर्सली, 2 साल में एक बार। अच्छा। अगर कंट्रोल है सब, अगर कंट्रोल है, अगर कंट्रोल हाँ, है। अगर HbA1c 7 से ऊपर रहता है या आपने कभी शुगर की वो अनकंट्रोल्ड है, देन यू नीड लिटिल फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग टिल द कंट्रोल इज अचीव्ड। अच्छा। हाँ, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आपको लग रही है तो आप मॉनिटर कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली। नहीं तो अगर रूटीन में आप हैं तो बहुत ज़्यादा उसको मॉनिटर करने की कोई ज़रूरत नहीं। और क्या इसमें उम्र का भी कोई रोल रहता है कि इस उम्र में आपको अपना टेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए? आइडियली ऐसा कोई कंसेंसस नहीं है, बट इंडियन पॉपुलेशन में आफ्टर 35 ईयर्स एवरीबडी शुड गेट स्क्रीन्ड आफ्टर 35 ईयर्स। और अगर हमारा HbA1c इज बिटवीन 5.7 to 6.5, तो यू आर प्री डायबिटिक। ठीक है, उसको उनको काफ़ी विजिलेंट रहना चाहिए, उनको अपनी डाइट और एक्सरसाइज पे काफ़ी फोकस करना चाहिए, है ना। उनको HbA1c फ्रीक्वेंटली करा सकते हैं 2 ईयरली, पर अगर HbA1c लेस देन 5.7 है यू कैन स्क्रीन आफ्टर 5 ईयर्स ऑल्सो। कोई ऐसा कंसेंसस नहीं है कि आपने करना ही करना है, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत अभी रिसोर्सेज नहीं है। अगर सारे टेस्ट कराने लग जाएंगे तो रिसोर्सेज ही बहुत ज़्यादा वो हैं। तो हमें थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से चलना पड़ता है, तो थोड़ा सा डिले वी कैन डू। राइट। तो हमारे को जो हमारी जीवन शैली और खान पान है उस पर मेन फोकस करना है, और एक्सरसाइजेस। 3 चीज़ें मैम। एक तो डाइट आपकी सही होनी चाहिए, एक आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, और आपको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अब ये नहीं कि रोज ही मॉर्निंग वॉक करो, आप हफ्ते में 3 दिन भी 60 मिनट्स की वॉक करोगे, दैट इज सफिशिएंट। हफ्ते में 3 दिन 60 मिनट्स इज सफिशिएंट। हाँ, 60 मिनट इतनी ही काफी है। तो बहुत लोग सोचते हैं आज नहीं गया, मतलब डेली करने की जरूरत ही नहीं है। जी, है ना, दैट इज सफिशिएंट। जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी अच्छी और ज़रूरी जानकारी हमारे साथ बांटी, हमारे दर्शकों के साथ बांटी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा, आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। आप देखते रहिए हिमाचल दूरदर्शन। नमस्कार।